नमस्कार, खरी बात आदित्य के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और खरी बात में आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मी जी, खरी बात मतलब एकदम खरी बात, कोई लांग लपेट नहीं। सीधा पहला सवाल, लक्ष्मी वर्मा जी पार्षद बनी, लक्ष्मी वर्मा जी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही, काफ़ी साल बाद फिर लक्ष्मी वर्मा अब राज्यसभा सांसद बनी। पार्टी बीच में भूल गई थी क्या? ऐसी बात नहीं है आदित्य जी, लगातार मैं जब से राजनीति के क्षेत्र में आई, वैसे तो मैं पहले जो मेरी शुरुआत थी समाज सेवा के रूप में मैंने शुरुआत किया। 90 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया मैंने, और उसी के साथ साथ मैं जिस एरिया में अभी हम बैठे हैं, इस एरिया में मैं शादी होने के बाद गांव में कुछ दिन रही। फिर घर परिवार वालों ने कहा, क्योंकि पुराना यहाँ घर था ससुराल का, और पहले के समय में घर नहीं हुआ करते थे ज़्यादा, तो और भी परिवार के लोग थे, ज्वाइंट परिवार था हमारा, चाचा ससुर और भी जो हमारी ननंदे थी, जेठ के बच्चे थे, सारों को रायपुर पढ़ना था। तो उनका ऐसा कहना हुआ कि आप रायपुर में बहू को शिफ्ट कर देते हैं और इन बच्चों के साथ पढ़ाई भी होगा और खाना बनाना भी होगा। तो वो जिम्मेदारी लेके मैं ये रायपुर में आई, और मैं भी पढ़ना ही चाहती थी। मेरा शादी के समय एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ रहने लगी। और उसी दौरान चूँकि जब मैं शादी होके आई तो इस एरिया में बिजली पानी कुछ भी नहीं था। जिस घर में हम रहे वहाँ 3 साल बिना लाइट के रहे। तो यहाँ पूरा धीरे धीरे जो अनडेवलप एरिया था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी गया। तो यहाँ पे आवश्यकता महसूस हुई, लाइट तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। और 3 साल मुझे अब याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कैसे बिताया होगा उस समय। 3 साल बिना लाइट के कैंडल में रहना, ये एक बड़ा चैलेंज था। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बात को लेकर चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी कुर्मी समाज को सेट करना चाह रही है, एक बड़ा राजनीतिक संदेश कुर्मी समाज को देना चाह रही है। तो लक्ष्मी वर्मा जी का राज्यसभा सदस्य बनना, राज्यसभा सांसद बनना योग्यता है या सामाजिक समीकरण? इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं वो आपका नज़रिया हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक राजनीति और समाज का एक लंबा सफ़र मैंने तय किया है। और हमेशा मैं जिस पार्टी से और परिवार से जुड़ी हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परिवार है मेरा, और उस परिवार के सदस्य होने के नाते जो भी छोटी से छोटी और बड़ी जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दिया, पार्टी के अभी लास्ट कार्यकाल में मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष रही, तो सारे दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। और इसको लेके अगर पार्टी का कोई समीकरण बना या कोई निर्णय आया, तो मैं तो देखती हूँ कि इसको देखिए, आज महिला आरक्षण की हम बात करते हैं, और जिस प्रकार से सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण को लेके एक बड़ा निर्णय लिया, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, 33% जो आरक्षण है आने वाले समय में महिला बहनों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी महिला जो नेतृत्व करता है उनको भी उभारना चाहती है। आज 50% महिलाओं की आबादी है, और उस आबादी में अगर हम देखें तो समानता के अधिकार तो हमारे संविधान ने दिए हैं, लेकिन सामाजिक अगर वातावरण को हम देखें तो कहीं ना कहीं समाज में एक व्यवस्था रही है। मैं व्यवस्था कहती हूँ कि एक महिला थी, वो घर संभालती थी और पुरुष बाहर की जिम्मेदारी। तो ये व्यवस्था जो था धीरे धीरे करके वो प्रथा बन गई, और उस प्रथा को तोड़ने के लिए बहुत सारे उपाय भी हुए। लेकिन आज 21वीं सदी में जो बेटियां हैं वो बहुत आगे निकल गई हैं। अब उनको उनका जो समझिए अधिकार है उसको समाज को भी देना होगा। तो राजनीति जो है अंतिम सीढ़ी है जहाँ से सारे नियम कायदे कानून बनते हैं और उसको हर किसी को मानना पड़ता है। तो इस उद्देश्य को लेके मुझे लगता है कि पार्टी ने एक बड़ा दायित्व दिया है, और उस दायित्व का निर्वहन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगी, ये आपके चैनल से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और मुझे एक बड़ा दायित्व हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वास करके, और हमारे केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं, और लगातार छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। तो उन्हें पता है कि कार्यकर्ता के रूप में अगर हम काम करते हैं तो आगे उनका आकलन भी वही लोग करते हैं जो बड़े पद में बैठे हैं। तो उसका भी मुझे लाभ मिला है। और दूसरी तरफ अगर देखूं मैं, विष्णुदेव साय जी
हमारे जो इस प्रदेश के मुखिया है और किरण सिंहदेव जी के साथ साथ पार्टी के हजारों हजारों पदाधिकारी और लाखों लाखों कार्यकर्ता और नेता सभी का एक विश्वास बना और मुझे ये दायित्व निभाने का मौका मिला। रमेश बैस जी कुर्मी समाज के सर्वमान्य नेता रहे मैम। राज्यपाल बनाकर पार्टी ने सक्रिय राजनीति से तो उनको अलग कर दिया। 18 से 23 में नाम आया भूपेश बघेल। भूपेश बघेल अचानक से कुर्मी समाज से एक बड़ा नाम, और आज ये माना जाता है कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर भूपेश बघेल का नाम आता रहा है। ऐसे में एक नया समीकरण भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मी वर्मा के रूप में देना चाह रही है। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए बैस जी निश्चित रूप से कुर्मी समाज के पूरे छत्तीसगढ़ के नेता रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पृथक छत्तीसगढ़ भी हुआ और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई नेता थे उस समय तो रमेश बैस जी थे। तो उन्होंने कुर्मी समाज के साथ साथ सारे समाज का नेतृत्व किया छत्तीसगढ़ में। और भूपेश बघेल जी भी मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने सारे समाज का नेतृत्व किया। बशर्ते मेरा ये कहना है कि जब कोई वो प्रमुख पद पे थे मुख्यमंत्री, तो जिस समाज को बिलोंग करते थे तो उसका बड़ा नेता कहलाएंगे ही। वही चीज़ें रमेश बैस जी के साथ थी कि वो कुर्मी समाज को बिलोंग करते थे और एक बड़े नेता के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ के नेता थे वो। तो जिस समाज को बिलोंग करते हैं उसके बड़े नेता तो होंगे। तो मतलब साफ है ना कि ये समाज छत्तीसगढ़ में बहुत निर्णायक मोड़ पर आ चुका है कुर्मी समाज। तो क्या पार्टी आने वाले समय ये संदेश देना चाहती कि लक्ष्मी वर्मा को तो हमने भेज दिया, आने वाले समय में एक बड़ा नेतृत्व भी लक्ष्मी वर्मा के रूप में छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है? देखिए आदित्य जी, ये समय की बात है, समय में क्या होगा उसको कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज मुझे जो दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करूँगी। छत्तीसगढ़ के जनता के साथ भी न्याय करूँगी और छत्तीसगढ़ की जो बातें हैं वो राज्यसभा में मैं जरूर पटल में रखूंगी। नितिन नबीन जी का प्रदेश प्रभारी रहना, फिर नितिन नबीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, क्या ये माना जाए उसी के बाद ये नए शक्ति संतुलन छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं लक्ष्मी वर्मा के रूप में? हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ करीब से सभी लोगों को उन्होंने देखा है, सभी के साथ काम किया है और हो सकता है कि वो उनके मन में ऐसी कोई चीज़ आई हो, लेकिन एक पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो कोई चीज़ तय करता है। कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता है जो किसी के लिए निर्णय ले सके। चयन समिति होती, उस चयन समिति में हर जो बिंदु है उस पर चर्चा होती है, उसके बाद ही कोई निर्णय होता है। थोड़ा पीछे लिए चलता हूँ मैम, यादों की गहराइयों में। वो लक्ष्मी वर्मा, जब भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होता था, अक्सर हम लोग जब लिस्ट आती थी तो ढूंढते थे नाम लक्ष्मी वर्मा, अरे यार इस बार भी नहीं है। लोकसभा चुनाव, अरे यार इस बार भी नहीं है। फिर विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव। काफी लंबा समय संघर्ष करते निकल गया, फिर भी संगठन नहीं छोड़ा लक्ष्मी वर्मा ने। लगातार गांव में सक्रिय रही, बलौदा बाजार में सक्रियता दिखी, सम्मेलन कराते, लेकिन उस सम्मेलन को भी पूरा नहीं होने देने में भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अड़ंगा लगाना शुरू किया, लेकिन लक्ष्मी वर्मा ने हार नहीं मानी। यही कारण है यहाँ तक पहुँचने का। देखिए, जब हम किसी काम को करना चाहते हैं तो उसमें संघर्ष तो होता है और उस संघर्ष को स्वीकार करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। मैं कभी नेगेटिव, चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, मैं नेगेटिव जो चीज़ें होती है उनको बिल्कुल भुला देती हूँ और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती हूँ, ताकि हम हमेशा जब पॉजिटिव रहते हैं तभी कोई चीज़ हमको आगे बढ़ने की ललक होती है। अगर हम नेगेटिव में जाएंगे तो फिर हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। नेगेटिव थॉट के साथ हम जीवन आगे अच्छा नहीं बिता सकते, सामान्य रह सकते हैं। लेकिन मेरी एक सोच थी जब से मैंने होश संभाला है कि मेरे ससुर जी समाज सेवक थे और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व उनका था, सुलझा हुआ। सब लड़कियां कहती हैं कि ससुराल जो है वहाँ पे जाके वो खुश नहीं रह पाती, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि ऐसा परिवार मिला कि मेरे ससुर और सास जो दोनों थे अपने बेटों से ज़्यादा और अपनी बेटियों से भी ज़्यादा मुझे स्नेह दिया। मुझे लगता है कि हम जब कहीं परिवार दूसरे परिवार में, एक परिवार से कहते हैं बेटी दो घर को जोड़ती है, तो शादी हो के मैं बहुत कम एज में मेरी शादी भी हुई और मैं ससुराल गई, तो जो स्नेह उनका मिला और जो मार्गदर्शन मिला उनको मैं बहुत मतलब आत्मा से स्वीकार की। उनका हमेशा कहना होता था, बेटी तुम मतलब घर के साथ में अगर समय है तो बिल्कुल समाज को देना चाहिए, और उनके लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हर तरह से मुझे आगे लाने में उनकी भूमिका रही। मेरे पति जी, जो मैं आने के बाद, शादी के बाद भी अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट की,
तो सारी चीज़ों के साथ मैं राजनीति में भी निकली, समाज सेवा में निकली, क्योंकि शुरू ये अनडेवलप एरिया जो मैं बता रही हूँ जहाँ बैठी थी, तो इसका डेवलपमेंट पूरा हमारी एक महिला जो ग्रुप होती थी, और ये सारे लोग नगर निगम, उस समय तरुण चटर्जी जी विधायक हुआ करते थे, तो उनके पास लेके जाते थे समस्या। नगर निगम में आयुक्त होते थे अभी जो हमारे गणेश शंकर मिश्रा जी, तो उनके पास हम लोग लेके जाते थे। तो ये शुरू में लाइट लगी यहाँ पे, फिर WBM सड़कें बनी, फिर नाली बना, फिर ऐसा करते करते इस पूरे क्षेत्र का विकास जो है धीरे धीरे हुआ। तो ऐसे ही पार्षद के बाद फिर एक जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से मिला और काम करती चली गई। फिर उसके बाद फिर 2000 करीब पार्षद जो मेरा रहा, 2000 तक का 99 का कार्यकाल था। फिर मंडी अध्यक्ष वहाँ पे महिला हुआ भाटापारा, और चूंकि उस क्षेत्र में मेरे नाम पे भी ज़मीन ससुर जी ने रखा था, और किसान की वैसे भी मैं बेटी हूँ और बहू भी हूँ, तो उनको लगा कि मंडी में किसानों के बीच और गांव में काम करना बेहतर होगा। तो और मेरी भी इच्छा थी कि शहर में तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो गांव की ओर क्यों ना चलूं मैं। तो मंडी अध्यक्ष का चुनाव लड़ी मैं 2000 में। तो उसमें मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन तो रहा, लेकिन जीत नहीं पाई थी, पर गांव का मेरा जो सफ़र था वो जारी था। लेकिन मैं फिर भी, ये तो आप बहुत अच्छी इंसान है, अध्यात्म की बातें हो गई, लेकिन एक इंसान, एक सामान्य इंसान चाहता है कि वो जो काम करे वो रिकॉग्नाइज हो, वो अगर मेहनत करे तो उसको उसका प्रतिफल मिले, परिणाम मिले। हर आदमी आज जो काम कर रहा है वो चाहता है कि महीने की 30 तारीख, 1 तारीख को उसको सैलरी मिले, ये इंसान चाहता है। लेकिन मेहनत बहुत लंबी हुई, कई बार हताशा भी दिखी, यार क्या कमी थी मुझ में, क्यों मैं नहीं आ पाई सामने। ठीक है, आज पद मिल गया तो सब पुरानी बातों को भूल, लेकिन वो एक समय था जब ये सब चीजें याद आती थी। बिल्कुल, जब हम काम करते हैं अपेक्षा भी होती है और हताशा भी होती है, लेकिन उस हताशा को तुरंत आप ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो लाइफ में सक्सेस हो नहीं सकते। और मेरा यही मंत्र था। लगातार कई बार किसी चीज़ों से ऐसा लगता है कि मैंने कहा मानव स्वभाव है कि जब हम काम करते हैं अपेक्षा होती है, और जब वो अपेक्षा जो है हम उसके अनुरूप हमको काम लाभ नहीं मिल पाता है तो हताशा भी होती है। पर फिर से मेरा ये मानना है कि आप उतनी ऊर्जा के साथ, मुझे लगता है कि जब मैं बैक हुई तो उसके बाद और दुगनी ऊर्जा से मैंने काम स्टार्ट किया, तो उसका प्रतिफल है मुझे मिला है। लेकिन सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा तभी मुझे मिल पाया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, और सबसे बड़ी बात है कि किसान राज्य के रूप से जाना जाता है, कृषि प्रधान राज्य है छत्तीसगढ़। ऐसे में किसानों को धान को लेकर, खरीदी को लेकर, टोकन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं अभी। और मैं मानता हूं कि कोई दिक्कत एक दिन में खत्म नहीं थी, समय लगेगा। लेकिन चूंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मोदी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी साया जी हैं, किसानों की समस्याएं क्या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ अगर किसानों को समस्याएं होंगी तो क्या राज्यसभा में लक्ष्मी वर्मा किसानों की आवाज बुलंद करती हुई सुनाई देगी हमको? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं सोसाइटी में, कहीं ना कहीं वो जो समय था, कई सोसाइटी में देखिए व्यवस्था जो है नहीं लड़खड़ाई। तो जब सिस्टम बदलता है तो बहुत सारे वहाँ के कुछ समय के हिसाब से कुछ वहाँ पे आंदोलन भी करने चले गए, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थे ये वो, क्योंकि जो टोकन जो लेना था उसमें एक सिस्टम डेवलप हुआ है कि टोकन के इतने एकड़ एरिया तक के जो किसान हैं वो पहले धान बेच पाएंगे, फिर दूसरे लेयर तैयार किए गए, तो फिर तीसरा लेयर। तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं उसमें जो एक कोऑर्डिनेशन था, जो वहाँ पे सिस्टम में बैठे लोग थे, हड़ताल में जाने के कारण वो काम दूसरे लोग कर रहे थे, तो वो डिस्टर्ब हुआ। तो इसके कारण बहुत सारी समस्या हुई। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होगा तो खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल किसान के साथ है, और ये परिस्थिति जो है समय रहते सुधार भी लिया गया था। सरकार ने पूरा प्रयास किया और समय रहते, देखिए आपने बोनस का भी जो पैसा है वो टाइम में पूरा बोनस एक साथ 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो पैसा है किसानों को मिल गया। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो हमारे सम्मानीय विष्णुदेव साय जी मुखिया है, वो भी एक सामान्य परिवार से, और आज एक लंबा सफ़र के बाद इस प्रदेश का कमांड संभाले, बहुत सहज हैं और बहुत सरल भी हैं। उन्हें पता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या चाहिए, और छत्तीसगढ़ में चूँकि वो भी एक किसान परिवार से हैं तो किसानों का दुख दर्द वो भी समझते हैं और चाहते हैं कि किसानों के लिए बेहतर हो। व्यवस्थाएं थोड़े समय के लिए ज़रूर डगमगाई थी, लेकिन पुनः उसको सुधार कर पूरी तरह से उसको अपडेट किया गया, समय बढ़ाया गया ताकि किसानों को परेशानी ना हो।
छत्तीसगढ़ के लोग ये जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी वर्मा जी राज्यसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली की राजनीति में मशगूल हो जाएंगी या छत्तीसगढ़ की परवाह छत्तीसगढ़िया से ज्यादा उनके पास रहेगी या वो करेंगे? मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ और सामान्य परिवार से हूँ और सामान्य कार्यकर्ता भी हूँ। तो मैं ग्राउंड मतलब बहुत ज़मीनी स्तर पे काम करके आज जो भी है मुझे मौका मिला, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ महतारी के जो भी बच्चे हैं उनके लिए मेरा दायित्व है। मैं दिल्ली की राजनीति में एक व्यवस्था है भाई, जो सदन चलना है वो तो दिल्ली में ही चलना है, जो बैठकें होनी है कमेटी की वो दिल्ली या जहाँ भी रखे जिस विभाग में हो, तो उनको छोड़ के अगर कोई ऐसा संगठनात्मक काम हो वो अगर हो तो बात अलग है, अन्यथा तो हम यहीं रहना है। रंजीत रंजन ना वो है, आपके कांग्रेस के 3 लोग बने राज्यसभा जो प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आए, ऐसे नेता हैं। तो इनके जैसे हो ही नहीं सकते भाई। मेरे परिवार है, मेरा घर है, मेरी पृष्ठभूमि है, उससे अलग कैसे हो सकती हूँ? चलिए इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। लक्ष्मी वर्मा का नाम आया राज्यसभा सांसद उम्मीदवार के लिए, इसीलिए फूलो देवी को फिर से रिपीट करना पड़ा कांग्रेस को कि महिला बनाम महिला रखा जाए? नहीं देखिए, क्या उनका सोचती हैं अपना फिर भी क्या सोचती हैं है। नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि भाई वो पिछले बार भी रही हैं और हो सकता है उनके शीर्ष नेतृत्व स्टेट के नेतृत्व क्योंकि ताम्रध्वज साहू जी, भूपेश बघेल, दीपक बैज, टी.एस. सिंहदेव सबका नाम चल रहा था। राजनीति में देखिए बहुत सारे नाम चलते रहते हैं, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या डिसीजन लेना है ये उनका लुकआउट है, मैं इस पे कैसे बता सकती हूँ। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है मैम, और निश्चित तौर पर जवाबदारियां और बढ़ जाती हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ की निचले स्तर की राजनीति आपने देखा, पंचायत स्तर की आपने देखा, अब आप वहां पर जा रही हैं जहां पर पूरे प्रदेश का एक नेतृत्व करने आपको मिलेगा, यहाँ की हर चीजों को बोलने का मौका आपको उच्च सदन मिले। क्या उम्मीद करे छत्तीसगढ़ की जनता की लक्ष्मी वर्मा किन किन मुद्दों को वहां उठाएंगी? अभी मैं मुद्दों की बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि समसामयिक समय गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को। देखिए सारे विषयों जो है उसको कहीं सदन में बेहतरी के लिए पेश करना कोई गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत महिलाओं को लेके हमेशा संजीदगी से काम करती रही हूँ। 50% महिला है। मैंने अभी आपसे कहा कि उनके बराबर के अधिकार हैं, संविधान ने दिया, उनके लिए इतनी योजनाएं बनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी जागरूकता के कारण समाज में एक कहीं ना कहीं निरस्ता के कारण उन तक नहीं पहुंच पाता है। और आज बड़ी संख्या में महिला स्व सहायता समूह हैं और गांव-गांव में मितानी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और भी अनेक जो समाज सेवी संस्था है। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि जो योजना है बहुत अच्छी योजना है, सरकार अपना काम करती है, लेकिन आम जनता को भी उसमें सामने आना चाहिए। जो जिनको आवश्यकता है, ऐसे लोग भटकते रह जाते हैं, तो एक जागरूक वर्ग है वो उनके साथ भी खड़े हों। मैं उनके साथ बिल्कुल हूँ और मैं महिलाओं के लिए विशेषकर उनको साथ जोड़ के काम करना चाहती हूँ। रायगढ़ से एक सांसद है मैम, उन्होंने मोहन मरकाम का घर कब्जा करके रखा है, ताला 10 तरफ से 10 ताले लगा के रखे। लक्ष्मी वर्मा को तो नए घर की जरूरत नहीं है कि मैं लाइए मैं भी वहां कब्जा करूंगा, ऐसा कुछ तो नहीं लक्ष्मी वर्मा। नहीं, कब्जा बिल्कुल कब्जा नहीं करूंगी, मैं किसी के घर पे कब्जा नहीं करूंगी, लेकिन मोहन मरकाम जी शायद पद में नहीं है। आप इस नहीं, लेकिन अभी तक वो दरवाजा नहीं खोले, मेरे 12-13 ताले वाले लगा, मुझे आज तक दिखे नहीं राज्यसभा सांसद उस घर में रहते, आज तक तो नहीं। रायगढ़ से सांसद है वो। नहीं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, है ना। वो रहते दिखे या नहीं दिखे इसको आप कैसे कह सकते? हो सकता है आते होंगे समय में और आप नहीं देख पाते होंगे। नहीं, आप नहीं देख पाते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। और देखिए वो व्यवस्था के दृष्टिकोण से उनको देना है, दिए हैं, और ये राजधानी का मुख्यालय है तो यहाँ आवश्यकता तो है। अब उसका उपयोग कितना कर पाता है ये उस व्यक्ति के ऊपर है, किसी के ऊपर, तो वो आते भी होंगे, शायद आपने नहीं देखा होगा। एक और सवाल मैम, अक्सर ये पार्षद पति, मेयर पति, मंत्री पति, सांसद पति, ये बहुत सारे जो पतियों का जो माया जाल है, हालांकि पार्टी ने बीच में एकदम क्लियर किया था कि इस प्रकार की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो चीजें हो रही हैं। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, आप बेहतर जानती हैं। आपके पति को मैंने कभी सक्रिय राजनीति में देखा नहीं, हालांकि आपसे पहले से वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। उसी तरह से मैं रायपुर मेयर की भी बात करूं, उनके पति को भी मैंने उनकी राजनीति के आने के बाद बिल्कुल पीछे देखा, छगन भैया को। आपके पति को तो मैंने शायद सार्वजनिक कार्यक्रम में कहीं देखा भी नहीं। अभी भी पीछे ही रहेंगे कि अब वो सामने आ जाएंगे कि भाई मेरी पत्नी बनी तो मेरा पहला अधिकार है? कभी नहीं आएंगे वो। मैं पार्षद भी रही हूँ तो उस समय मुझे नहीं लगता कि वो एक कहीं किसी चपरासी को भी फ़ोन कर दे कि आके सफाई करवा लो। और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही
तो कभी उनको काम होता था तो मेरे चेम्बर तक पहुँचे हैं। वो मेरे बगल में अगर बाबू काम कर रहा है तो वहाँ तक भी नहीं गए हैं कि ये काम है किसी का करवा दो। तो वो स्थिति नहीं बनी, तो मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा चल रही इन दिनों मैम, विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों का परफॉर्मेंस बहुत खराब है। मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, विधायक बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, आप किसी काम को करेंगे तो उसके लिए तैयारी तो ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि हाँ सदन में बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ विषयों पर कभी हो जाए तो बात अलग है। बाकी जहाँ भी आप किसी भी क्षेत्र में काम करें तो आप जब तक कि उसका अध्ययन नहीं करेंगे, आप उसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, तो आप कुछ बेहतर कर नहीं सकते। इसलिए अध्ययन मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी और की नहीं। तो मैं पूरा उस राज्यसभा में जो प्रक्रिया है, जो भी हमारे भाई हमें अगर कोई चीज़ बात रखना है पटल में, तो उसका डीप नॉलेज होना चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि हमेशा व्यक्ति को अध्ययनशील रहना चाहिए, और जब तक हम उसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा, सांसद निधि को लेकर भी सवाल उठते रहे। पीए को बांट दिए, पीए ने अपने रिश्तेदारों को बांट दिए, बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी जो हालिया मंत्री हैं उनके ऊपर भी कई गंभीर शिकायतें हैं कि अपने लोगों को बांट दी जाता है। इस विषय पर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो निधि आपको मिली है क्षेत्र के लिए, वो निधि आपको मिली है यहाँ के लोगों के लिए, प्लस पॉइंट कुछ काम करने के लिए। असली में क्या कुछ स्वेच्छानुदान होता है, ऐसा सांसदों को नहीं होता है। स्वेच्छानुदान की राशि उनके पास डेवलपमेंट का होता है, वो भी सरकार जो तय करती है उसके हिसाब से उसके मापदंड होते हैं कि आपको शिक्षा में करना है, स्वास्थ्य में करना है, आपको और जैसे जल के लिए करना है। तो इस क्राइटेरिया के तहत वो राशि होता है, और वो जहाँ जहाँ विकास की आवश्यकता होगी वहाँ उसको देना होता है। लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, वैसे ही राज्यसभा का क्षेत्र भी विस्तृत होता है। अगर 5 करोड़ रुपए अगर राशि है तो हम अगर देखें, अगर 9 विधानसभा, जैसे हमारे रायपुर लोकसभा में, एक लोकसभा में कितना आएगा? 50 लाख रुपए, 50-55 लाख रुपए। क्या होता है तो उसमें कितने गाँव में, एक गाँव में करोड़ों रुपए की डेवलपमेंट हो जाती है। उसी पे आ रहा हूं मैम, सांसदों ने बहुत हिसाब के साथ अब एक एक गांव गोद लिए थे, आपको याद होगा। उन गांवों की दुर्दशा, मैं दुर्दशा शब्द यूज कर रहा हूँ, किसी से छुपी नहीं है। पिछली बार भी लिया गया, उस गांव में जाओ तो ऐसा लगता है यार कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए चमकदार करोड़ों के, जब आप जाएं बिल्कुल संगमरमर के बोर्ड हैं, लेकिन जब आप गांव के अंदर जाते हैं तो गांव की एक्चुअल हकीकत आपको पता चलती है। आपको भी मौका मिले आगे तो। आदित्य जी, मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि गांव में आज कोई भी गांव ऐसा नहीं हो सकता कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन उसका मेंटेनेंस, पंचायती राज की जब कल्पना की और 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद जब नगरीय निकाय और पंचायती राज बने, तो उसमें इसका ये भी कॉन्सेप्ट है कि ग्राम सभा हो और कुछ जिम्मेदारी गांव भी निभाए। आज सारी चीज़ों को आम जनता जो है वो सरकार के ऊपर छोड़ देती है, कोई भी सरकार हो। तो गांव में अगर कोई मान लीजिए स्वच्छता भी रखना है गांव को, तो सरकार करेगी। जब पहले के समय में होता था, गांव में सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। आपको भी पता होगा कि सभी लोग, ये अब सिटी तो अभी बहुत बड़ा है, लेकिन पूरा सारा परिवेश छत्तीसगढ़ का ग्रामीण रहा है। तालाब भी सफाई करना होता था तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे और तालाब सफाई हो जाती थी। लेकिन आज कहाँ ऐसी स्थिति है? आज इंडस्ट्रियल जो है वो भी कहीं ना कहीं सारे जो गंदगी है, घर का कचरा वो तालाब में डाल रहे हैं। तो ऐसी सब चीज़ों से व्यवस्थात्मक, सड़कें गांव की नहीं बनी ऐसे नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार सीसी रोड, कंक्रीट रोड बनाया, और कंक्रीट रोड के कारण आज लेकिन पंचायतों को तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं वित्त आयोग, वित्त की राशि रोकी गई है। अभी थोड़े दिन के लिए थोड़ा लेट आया है, थोड़ा लेट आया है, लेकिन पंचायतों में बराबर डेवलपमेंट का जो पैसा फाइनेंस का है, जो वो 15 फाइनेंस, अब तो 16 फाइनेंस भी आने वाला है, वो सीधे पंचायतों में जा रहा है। वो कहीं किसी के मीडिएटर नहीं, हाँ इस समय थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन वो सीधे पंचायतों में जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी और चीज़ें हैं। आप और भी कई, जैसे कुछ जो पंचायत है, जो कहना चाहिए बहुत ही उन्नत पंचायत है, जहाँ पे सारी सुविधाएं, संसाधन है, तो उन्होंने पब्लिक कॉन्टेक्स्ट से सारा चीज़ जो है बनाया हुआ है। गुजरात में बहुत सारे पंचायत, हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में कुछ पंचायत है, वहाँ पे
आम जनता का भी कंट्रीब्यूशन है, ताकि उनको लगे ये हमारा गांव है, अपना गांव है, इसको साफ सफाई रखना है, इसमें बेहतर सुविधा देना है, इसमें एजुकेशन को बेहतर करना है। तो सरकार के साथ साथ भी सामाजिक जो जागरूकता है और सामुदायिक सहभागिता है, ये दोनों जरूरी है। तब हम उस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि स्कूल तो बना है, रख रखाव की कमी, स्वास्थ्य सेंटर खुले हैं, डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो अटेंडेंस लगा, तो पंचायत जो है उसकी भूमिका भी बहुत बड़ी है, उसको निभाना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आने वाले समय के लिए। तो आपने सुना धन्यवाद। लक्ष्मी वर्मा जी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। महिला को टिकट देना निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। भूपेश बघेल के समक्ष एक ऐसा लीडर तैयार करना सरल है जो बहुत महिला है, सर्वमान्य है, और सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं की पसंद है। लंबा संघर्ष है, ऐसी नेत्री को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मौका दिया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत अच्छे समीकरण छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकते हैं। तो खरी बात में इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।